वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल लर्न अबाउट एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ इन प्रेगनेंसी। तो उसका आज हम इंट्रो करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे सिफिलिस। सिफिलिस में थोड़ा हम डिटेल करेंगे और ये रहेगा पार्ट 1। और इसकी क्योंकि सिफिलिस अभी हम पकड़ लें, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जैसे कि गनोरिया हो गया, और भी जैसे हर्पिस से मतलब जेनाइटल हर्पिस हो गए, जेनाइटल वार्ड्स हो गए। तो ये डोनोवानोसिस हो गया, यानी कि एचआईवी हो गया। मतलब बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि हम फिर उसको जो इम्पोर्टेंट हमें लगेंगी तो हम पार्ट 2 में उसको पूरा डिटेल में ले लेंगे। तो अभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की थोड़ी इंट्रो भी करना था, तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी इसमें सिर्फ सिफिलिस लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो होती क्या है। इसके जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है कैन बी अफेक्टेड क्या होती है बाय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ऑल्सो नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, एसटीआई भी बोलते हैं एसटीडी को ही। एसटीडी क्या होता है कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जैसे इसके नाम से ही लग रहा है। जो वुमेन को जो होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, वो इसमें इससे क्या हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, और जब भी वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएगी तो, और इसको जो होता है इसी एसटीडी को ही एसटीआई भी बोलते हैं। एसटीआई मतलब हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ओके, अगर जो भी दोनों में से आ जाए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एज द नेम सजेस्ट, दोज इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है वो स्प्रेड होती है किससे, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मैंने अभी बताया कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ भी है, ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो और इसके नेम से ही लग रहा कि ये क्या होता है, ये ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू दी सेक्सुअल इंटरकोर्स। जैसे सेक्सुअल एसटीडी है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो कैसे हो गई, सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू ये जो होती है ट्रांसमिट होती है। और जो ये जो एसटीडी हो गई, ये बिकम अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। ठीक है, और जो सम ऑफ द मेजर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, उनके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो हम ये नीचे वाली जो मैंने अब एक जो आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया, उसमें आप देख सकते हैं कुछ नेम है डिजीज़ के, जैसे कि ये इनके नेम है, और ये जो है इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये कॉजेज़ हैं जिसके वजह से ये ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो जो सबसे पहले है सिफिलिस है। तो जो सिफिलिस होता है वो जो होता है किससे होता है, ट्रेपोनीमा पैलिडियम से होता है। ठीक है ना, और फिर है गनोरिया। गनोरिया किससे है, नाइजीरिया गनोरी का कॉज है, के वजह से ये होता है। ठीक है, और फिर है लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम। तो ये किससे होगा, क्लेमाइडिया से होता है, ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस से हो गया। ठीक है, और जो ये डोनोवानोसिस है, ये हो गया कैलीमेटो बैक्टीरियम ग्रेन्युलोमेटिस। ठीक है, इससे ये कॉज होता है। ठीक है, और जो कैनक्रोइड है, ये हो गया किससे होता है, ये हीमोफिलस ड्यूक्री से होता है ये। ठीक है, उसके बाद हो गया जेनाइटल हर्पिस। हर्पिस किससे हो गया, किससे होता है कॉज, जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है, जो कि हो गया टाइप 2। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। टाइप 2 मैंने अभी मेंशन नहीं किया, मैंने इसमें डाला है स्लाइड में, वो आप देख लेंगे। 7 हो गया जेनाइटल वॉर्ड्स। ये जो होगा, जो जेनाइटल वॉर्ड्स किससे होते हैं, जेनाइटल वॉर्ड जो होता है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से कॉज होता है। यानी कि इसका जो ये वाला जो वायरस है, ये इस वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ओके, और जो एड्स है, यानी कि एड्स जो है वो एचआईवी से कॉज होता है, और जो हेपेटाइटिस बी है वो जो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। और जो वेजिनाइटिस होता है, ये जो आप देख पा रहे होंगे 10 नंबर पे वेजिनाइटिस, ये होता है ट्राइकोनोमास वेजिनेलिस से कॉज होता है। ओके, और उसके बाद है जेनाइटल मोलस्कम कॉन्टाजियोसम। ठीक है, इसके नेम थोड़े टिपिकल है, ये थोड़ा आप इसको अलग अलग इसको आप क्या कर सकते हैं, तोड़ तोड़ के देख सकते हैं। जैसे जेनाइटल मेलिस्कम और कंटाजीनियस से याद कर लीजिए, कॉन्टाजियोसम। तो ये किससे कॉज हो रहा है, ये हो गया मोलस्कम कॉन्टाजियोसम से
कॉज होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ नेम हैं जो आपने देखे अभी, ये इसके सारी डिजीज़ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं, और इसको याद कर लीजिएगा आप, इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को या इनके कॉजेज़ को, किससे ये होते हैं, जिससे कि आप क्या कर पाएँ, जब भी अगर आपने उसको पढ़ा भी नहीं होगा, और लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो भी इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में इंट्रो हम पढ़ेंगे वो सब डाल सकते हैं, लेकिन इसके जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो भी कॉजेज़ है, इसको आप ठीक से बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा तो आप मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये कैसे, हाउ कैन एन एसआईटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अफेक्ट बेबी, तो मतलब जो बेबी है उसको ये प्रेगनेंसी में जो बेबी होता है उसको कैसे ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या इन्फेक्शन जो भी आप कहे हैं। तो ये क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज मेनी कॉम्प्लिकेशन कॉज करते हैं, जैसे कि एचआईवी हो गया, जैसे मैंने बताया हेपेटाइटिस बी हो गया, सिफिलिस हो गया, गनोरिया हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, क्लेमाइडिया हो गया। तो ये सारे काजेस ये कर सकते हैं, इसको कॉज कर सकते हैं। तो जो एचआईवी हो गया, ये प्रेग्नेंट वुमेन कैन, ये मतलब हमने शॉर्ट डाला है, वैसे तो ये काफ़ी लेंदी है, अगर पार्ट सेकंड और थर्ड ना भी आए तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एचआईवी होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन कैन पास एचआईवी टू देयर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। जिस लेडी को अगर एचआईवी है तो वो अपने बेबी को उसको पास कर सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर और वजाइनल डिलीवरी, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के समय में वो क्या कर सकती है, उसको पास कर सकती है। और जो हाउएवर इफ़ एचआईवी इज़ डायग्नोज बिफोर और अर्ली प्रेगनेंसी, अगर ये जल्दी कॉज डायग्नोज हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी में, तो क्या करना चाहिए कि स्टेप कैन बी टेकन, उसमें ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे कि इसका जो ट्रांसमिशन का जो रिस्क है बेबी में वो ना हो पाए, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी अगर है तो इसका जो ग्रेटर रिस्क होता है ट्रांसमिशन का कब होता है, जब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है बिकम ऑफ इन्फेक्टेड क्लोज टू डिलीवरी, तो जब वुमेन जो होती है वो जब क्लोज हो जाती है, डिलीवरी के पास होती है, तब वो इन्फेक्टेड हो जाए हेपेटाइटिस बी से, तो ये इसमें ग्रेटेस्ट रिस्क होता है ट्रांसमिशन का बेबी में, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे उसकी डिलीवरी क्लोज होने, मतलब डिलीवरी के पास अगर वुमेन पहुंच रही है, उसके नज़दीक आ गई, और तब वो क्या हो गई, हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हो गई, तो क्या हुआ कि बेबी में चांसेस ज़्यादा है ट्रांसमिट होने के, ठीक है। ट्रांसमिशन कैन बी प्रिवेंटेड, इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं एट रिस्क, इफ़ एट रिस्क इन्फेक्ट आर ट्रीटेड शॉर्टली आफ्टर बर्थ। तो ये जो ट्रांसमिशन है इसको हम कैसे प्रिवेंटेड कर सकते हैं, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसको जल्दी से आफ्टर इमीडिएटली क्या होना चाहिए, आफ्टर बर्थ उसको ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए, तो वो उससे बच सकता है। और जो सिफिलिस होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैज़ बीन लिंक टू, यानी कि जिस मदर को जो है मतलब जो मदर है, यानी कि जो लेडी है, उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिफिलिस कॉज हो जाए, तो मतलब सिफिलिस अगर उसे हो जाए डेवलप, तो प्रीमेच्योर बर्थ होगा, स्टिल बर्थ होगा उसके वजह से। और कभी कभी जो होता है, अगर बेबी पैदा हो भी जाता है तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी आफ्टर बर्थ, ओके। स्टिल बर्थ का मतलब भी है कि डेड बॉर्न होगा उसका बेबी। और प्रीमेच्योर बर्थ का मतलब है पहले ही हो जाना, बर्थ से पहले, यानी कि जो उसकी ड्यू डेट है उससे काफ़ी मंथ पहले उसका डिलीवरी हो जाना, या फिर अगर वो डिलीवरी हो रही है तो उसके बाद उसका वो बेबी सरवाइव नहीं करेगा, तो ये इससे हो जाता है सिफिलिस में, ठीक है। ये हो गया बर्थ कॉम्प्लिकेशन। अनट्रीटेड इन्फेंट, जो इन्फेंट है अगर वो पैदा हो गया और वो अनट्रीटेड है, तो हैव अ हाई रिस्क होता है कॉम्प्लिकेशन का, और उसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन्स उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। सिफिलिस के बच्चे को, अगर किसी बच्चे को सिफिलिस हुआ और उसको ट्रीटमेंट ना प्रॉपरली ना मिल पाए तो। फिर है गनोरिया अनट्रीटेड गनोरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैज़ बीन लिंक टू प्रीमेच्योर। इसमें भी क्या होता है, जो अनट्रीटेड गनोरिया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ये हो जाए और ट्रीटमेंट ना मिल पाए ठीक से प्रॉपरली, तो प्रीमेच्योर बर्थ होगी, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन होगी, और लो बर्थ वेट होगा इसमें बेबी का, ठीक है। गनोरिया कैन बी पास टू द बेबी ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी के समय वो बेबी को पास हो जाता है मदर से, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस सी होगा, सम रिसर्चर्स, कुछ लोगों जो हो गए, जो कुछ रिसर्च जो होती है वो सजेस्ट करती है हेपेटाइटिस सी ड्यूरिंग
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ, यानी कि जो रिसर्च ने ये सजेस्ट किया है कि जो हेपेटाइटिस सी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्या करता है, उसमें रिस्क हो जाते हैं, ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ के, स्मॉल साइज ऑफ जस्टेशनल एज, यानी कि जो जस्टेशनल पीरियड पूरा नहीं हो पाएगा, प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगी उसकी, या फिर लो बर्थ वेट बेबी होगा। ठीक है, मतलब प्रीमेच्योर होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो लो बर्थ भी होगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ जो हेपेटाइटिस सी होता है, इससे लीवर इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं बेबी में वो ज़्यादा होंगे ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। ओके, और जो क्लाइमेडिया होता है, जो क्लाइमेडिया ड्यूरिंग द जो प्रेगनेंसी होगा, हैज़ बीन लिंक, इसमें भी क्या होगा, प्रीमेच्योर लेबर होगा, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो जाएगी, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है पहले ही रप्चर हो जाएगी टाइम से पहले, और उसका जो बेबी होगा वो लो बर्थ वेट होगा। ठीक है, यानी कि प्रीमेच्योर होगा। और जो क्लाइमेडिया कैन बी पास फ्रॉम वुमेन टू देयर बेबीज़। ठीक है, ये भी क्या हो सकता है, ये भी पास हो सकता है वुमेन से, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उससे उसके बेबी में। ठीक है, इफ़ डायग्नोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोज हो जाए, पता चल जाए, तो जो क्लाइमेडिया होता है वो कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड। ठीक है, उसको ठीक से सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक, उसको एंटीबायोटिक दे दें प्रॉपरली तो वो उसको सही कर सकते हैं, बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है इस टाइप जो बेबी होगा उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे इसके, ये जो सेक्सुअली ये जो एसटीडी होती है या एसआई, ये एक ही चीज़ है, एसटीआई यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है वो सेम होता है। इससे क्या होगा बेबी में कि आई इन्फेक्शन होगा, निमोनिया होगा, ब्लड इन्फेक्शन होगा, ब्रेन डैमेज होगा, ब्लाइंडनेस हो गया, डेफनेस हो गया, और क्रॉनिक लीवर डिजीज़, ये इसके बेबी में कॉज होगा। ठीक है, और इसको एसटीआई को कैसे ट्रीट कर सकते हैं ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, ये जो होता है जैसे कि क्लाइमेडिया हो गया, गनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। किससे, जो एंटीबायोटिक्स होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को देंगे तो ये इसको ट्रीट कर सकते हैं। और जो ये जो एसटीआई होती है कॉज बाय द वायरसेस, और जो वायरसेस के द्वारा जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, एचआईवी हो गया, ये किससे नहीं होती, कांट बी क्योर्ड, ये सही नहीं हो सकती, क्योर नहीं हो सकती है बी, सी और एचआईवी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इन सम केसेस में एंटीवायरल मेडिकेशन कैन बी यूज, कुछ केसेस में क्या होता है एंटीवायरल मेडिकेशन दी जाती है, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन के जो रिस्क होता है उसको कम करते हैं, वायरल इन्फेक्शन मतलब बेबी में ना पहुँचे और उसको, इसलिए ये रोकते हैं। और इफ़ हैव एचआईवी, अगर एचआईवी है तो माइट नीड टू बी डिलीवर बाय सी सेक्शन, तो क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसमें मे बी वो सी सेक्शन ही उसके लिए क्या रहता है, सेफ रहेगा, तो उसमें वही एक ऑप्शन रखना चाहिए सी सेक्शन का। और जो इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, एसटीडी और एसआई, ये जो भी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और डिजीज़ को, इसके रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, सेवरल वेज है इसको रिड्यूस करने के। सबसे पहले तो अब्सटेन जो होता है वो फ्रॉम सेक्स, यानी कि सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, ये मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है अवॉइड करने, मतलब उससे बचने का, और एसटीडी से, एसटीआई से। और स्टे विथ इन्फेक्टेड पार्टनर, यानी कि जो अनइन्फेक्टेड पार्टनर है उसके साथ स्टे करना चाहिए, उसके संग रहना चाहिए जो पार्टनर उसका इन्फेक्टेड नहीं है, यानी कि अपने पार्टनर को भी सेफ रखना चाहिए, उसको भी नॉलेज देनी चाहिए। हैव सेक्स ओनली विथ अ लॉन्ग टर्म मोनोगेमस पार्टनर हु इजंट इन्फेक्टेड। ठीक है, यानी कि जो पार्टनर, मतलब इसमें क्या होगा कि अपने पार्टनर जो इन्फेक्टेड है, यानी कि लॉन्ग टाइम से साथ में मोनोगेमस है, यानी कि एक ही पार्टनर के साथ उसको सेक्स जो होता है वो सेक्स रिलेशन रखने चाहिए और लंबे समय से उसी के साथ रहना चाहिए, तो जो कि इन्फेक्टेड है। ठीक है, और जो वेट, मतलब कुल मिला के इसका जो कंक्लूजन निकला वो ये क्या है कि जो मोनोगेमस होगा, यानी कि एक ही पार्टनर से उसका रिलेशन हो और सेक्स रिलेशन हो और उस लंबे समय से वो साथ में हो। ठीक है, वेट एंड वेराइटी वेरीफाई,
इसमें क्या करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए वजाइनल एंड एनल जो इंटरकोर्स होता है विथ न्यू पार्टनर, यानी कि इसमें पार्टनर नहीं चेंज करनी चाहिए, सेक्स पार्टनर एक ही पार्टनर रखना चाहिए, न्यू पार्टनर से इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए अनटिल हैव बोथ हैव बीन टेस्टेड फॉर STI, जब तक कि वो क्या नहीं है STI, मतलब उनका टेस्टेड नहीं है, वो उनको टेस्ट नहीं किया गया है कि उनमें STD है या नहीं है, तो उसमें इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। ओरल सेक्स इज़ लेस रिस्की, तो इसमें बोला गया है कि जो ओरल सेक्स होता है वो कम रिस्की होता है, बट यूज़ अ लेटेक्स कंडम और डेंटल डम, इसमें लेटेक्स कंडम और डेंटल डम इसको यूज़ करना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, ये जो होते हैं ये थिन स्क्वायर पीस ऑफ रबर होता है, ये जो डेंटल डम है ये इस रबर का बना होता है, थिन होता है, स्क्वायर पीस होता है। ये जो होता है लेटेक्स और सिलिकॉन जो होता है ना, एक प्लेन ऐसी रफली रबर नहीं होगा, सिलिकॉन का बना होगा, और प्रिवेंट करेगा डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द ओरल एंड जेनाइटल म्यूकस मेम्ब्रेन को, क्या करता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से प्रिवेंट करेगा। और यूज़ कंडम्स एंड डेंटल डैम्स को कंसिस्टेंटली एंड करेक्टली इसको यूज़ करना चाहिए। और इसमें क्या यूज़ अ न्यू लेटेक्स कंडम एंड डेंटल डैम फॉर ईच सेक्स, यानी कि ईच सेक्स के लिए न्यू लेटेक्स कंडम और डेंटल ये जो डैम है ये यूज़ करना चाहिए। और वेदर ओरल वजाइनल और एनल को किसी भी तरीके के सेक्स के लिए ये कंडोम का और डेंटल डैम का यूज़ करना चाहिए। नेवर यूज़ एन ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट, और इसमें जो ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट होता है जैसे कि पेट्रोलियम जेली होती है और जो लेटेक्स कंडम होता है, डेंटल डम होता है, उनके साथ में कोई भी ये जो लुब्रिकेंट होता है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, जस्ट लाइक अ पेट्रोलियम जेली, ठीक है। और कंडोम मेड फ्रॉम जो नेचुरल मेम्ब्रेन्स के बने कंडोम होते हैं, और इसको रिकमेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं इफेक्टिवली जो होते हैं उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते STIs को, ठीक है। अब हम देखते हैं सिफिलिस इन प्रेगनेंसी। तो ये तो हमने अभी जो देखा था डिटेल देख लिया था STI का। कोई भी डिजीज़ कंडीशन आए तो आप इसी को लिख सकते हैं, बस उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सही लिखिएगा, नेम जो कि मैंने चार्ट बना के दे दिया था। अब हम एक देखते हैं सिफिलिस, जो एक डिजीज़ ले लेते हैं जो कि प्रेगनेंसी के समय में होती है। तो इसमें जो डेफिनेशन है इसकी वो यही है कि सिफिलिस जो होती है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जो कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ट्रिपोनेमा पैलिडियम से कॉज होती है, जो कि मैंने चार्ट में भी डाला था। इसके अगर की पॉइंट की बात करें, यानी कि कुछ इसके बातें हम देखते हैं कुछ की पॉइंट, तो इसमें ये जो इन्फेक्शन होता है ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल होता है सिफिलिस। और जो अगर ये जो इफ़ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, जब वुमेन प्रेग्नेंट है और उसको सिफिलिस हो चुका है तो उसका क्या करना चाहिए, राइट तरीके से सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट उसको जल्दी से इमीडिएटली देना चाहिए। गेटिंग अर्ली ट्रीटमेंट कैन हेल्प प्रोटेक्ट मदर एंड बेबी, जितनी जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिलेगा उसका मदर और बेबी उससे प्रिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। सिफिलिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज प्रॉब्लम फॉर बेबी, जब बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिफिलिस कॉज हो जाएगा तो बेबी को क्या होगा, जो होगा बहुत सारे, मतलब सिफिलिस अगर प्रेगनेंसी में होता है तो बेबी को बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि मिसकैरेज हो गया, बेबी का मतलब मदर का जो होता है मिसकैरेज हो सकता है, प्रीमेच्योर बर्थ होगी, स्टिल बर्थ हो गया, स्टिल बर्थ मतलब बेबी जो होता है वो डेड बॉर्न होगा, और जो ये होता है डेथ हो सकती है आफ्टर बर्थ, अगर बेबी की डिलीवरी हो भी, मतलब बेबी डिलीवर्ड भी हो गया ठीक से, पर उसकी जो होती है इमीडिएटली डेथ भी हो जाएगी आफ्टर बर्थ, ठीक है। और उसके जो और दूसरा क्या हो सकता है कि आस्क पार्टनर टू गेट टेस्टेड एंड ट्रीटेड, तो इसमें क्या होगा कि फॉर सिफिलिस, तो अपने जो पार्टनर होता है उसको भी सिफिलिस के लिए उसको एडवाइस करना चाहिए कि वो क्या कराए, उसका टेस्ट कराए, अगर वो टेस्टेड है पॉजिटिव भी आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, इवन इफ ही गेट ट्रीटमेंट, उसको भी ट्रीटमेंट देना चाहिए। ही कैन री इन्फेक्ट वुमेन, वो अगर उस पार्टनर को ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं मिलता, इफ़ ही डजेंट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो वो क्या कर सकता है, अपनी वो जो पार्टनर है उसको फिर से दोबारा से, वो जो वुमेन होती है दोबारा से उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट दोनों ने लेना चाहिए। और जो सिम्टम्स होते हैं इनिशियली वो पेनलेस अल्सर होगा इसमें, जो कि फॉर्म हो जाते हैं इन्फेक्टेड प्लेसेस, मतलब एट द इन्फेक्टेड प्लेस उसमें हो सकते हैं, इस यूजुअली ये जेनाइटल एरिया में होते हैं। और इसका जो रीजनल लिम्फ जो होती है नोड, वो क्या हो
जाती है, इंक्रीज हो जाती है इन साइज। रीजनल लिम्फ का मतलब हो गया, लिम्फ तो हमारे ऑल ओवर द बॉडी होगा, लेकिन जिस इन्फेक्टेड प्लेस में जो लिम्फ होती है वो इन्फेक्टेड प्लेसेस में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ म्यूकोजल अल्सर, और जो म्यूकोजल अल्सर होता है वो फॉर्म हो जाएगा, दिस इज फॉलो बाय द सिफिलिस, उसके बाद जो होता है वो सिफिलिस होगा। और ग्रेन्युलोमा विच इज़ कॉल्ड द ग्यूमा, इसको जो होता है जो पेन, ये जो म्यूकोजल अल्सर फॉर्म हो जाएंगे उसके बाद सिफिलिस कॉज हो जाए, जो सिफलाइटिक ग्रेन्युलोमा कॉज होगा, मतलब, और जो कि जिसे कि ग्यूमा भी बोलते हैं, जो इट अफेक्ट द पेशेंट स्किन, जो कि क्या करता है पेशेंट की स्किन को, और जो म्यूकोजा होती है, बोन और बोन होती है, उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। और कार्डियोवास्कुलर एंड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकते हैं, अराइज इन लेट स्टेज, ठीक है। और जो ये सिफिलिस होता है इन्फेक्शन, ये वुमेन में क्या होता है, बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग कंसेप्शन, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले, और जब वो कंसीव करती है बेबी, कंसेप्शन होता है उसका, उस समय भी होता है, हो सकता है। और ये प्रेग्नेंट वुमेन में प्रेगनेंसी के जस्ट बाद भी हो सकता है। तो ये क्या है कि जो सिफिलिस इन्फेक्शन होता है वो वुमेन में पहले भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के समय में भी हो सकता है, कंसेप्शन के समय में भी, किसी भी समय ये हो सकता है। तो प्रेगनेंसी एंड जो प्रेगनेंसी इफ द अनएक्सपेक्टेंट मदर, एक्सपेक्टेंट मदर जो होती है, यानी कि जो इफ़ द इज़ इन्फेक्टेड विथ सिफिलिस, तो जो मदर होती है, जो प्रेगनेंसी कंसीव की होती है, एक्सपेक्टेंट होती है, वो मदर जो होती है इन्फेक्टेड हो जाती है जब सिफिलिस से, तो फॉलोइंग इफेक्ट कैन बी सीन ऑन द फीटस। तो ये वाले जो मतलब जो अबॉर्शन, प्रीमेच्योर लेबर और स्टिल बर्थ, उसके मतलब ये वाले जो इफ़ेक्ट होता है उसके फीटस में हो सकता है। किसके फीटस में, जो कि मदर क्या हो जाती है प्रेगनेंसी के समय में क्या हो जाती है, वो इन्फेक्टेड हो जाती है, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग कंसेप्शन, तो उसके फीटस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ सिफिलिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं, तो द फॉलोइंग सिम्टम कैन बी फाउंड इन अ न्यूबॉर्न विद कंजेनाइटल सिफिलिस। जिस बेबी को कंजेनाइटल सिफिलिस है, यानी कि बाय बर्थ ही वो सिफिलिस के साथ पैदा हुआ है, तो उसमें इनलार्जमेंट ऑफ द लिवर होगा, यानी कि हेपेटोमेगाली जिसे बोलते हैं, स्प्लीनोमेगाली होगी, यानी कि स्प्लीन भी उसका जो होगा इनलार्ज होगा, और मैक्यूलोपैपुलर रैशेस होंगे। मैक्यूलोपैपुलर रैशे का मतलब हो गया, जो मैक्यूलर का मतलब हो गया, मैक्यूलर इज़ अ फ्लैट, और जो फ्लैट होगा और रेडिएंट एरिया होगा, यानी कि जो उसकी स्किन होगी वो रेड हो जाएगी और वहाँ पे फ्लैट रहेगा, और जो होता है वो प्रेजेंट इन द रैश, और वहाँ पे रैश भी प्रेजेंट होंगे। और जो ये पैपुला होगा, इसमें क्या होता है कि जो पैपुला होगा वो एक वहाँ की जो स्किन होती है एरिया की, वो रेस्ड हो जाएगी, और वहाँ पे रेशेस हो जाएंगे, जो रैशेस होते हैं वो हो जाएंगे, और स्किन रैश हो जाएगी, मतलब ऊंची हो जाएगी, मतलब स्वेल टाइप की। तो मैक्यूलोपैपुलर रैशेस भी होंगे उसको। और क्या होगा उसको कि कोरियोनो रेटिनाइटिस हो जाएगी, ठीक है। कोरियो रेटिनाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ द कोरोइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये मीनिंग लिख दिया मैंने यहाँ पे। और लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी। लिम्फेडिनोपैथी का मतलब हो गया जो सिंपल रिएक्टिव इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ, जो लिम्फ नोड होती है वो क्या हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, जो कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन से होती है, ठीक है। यानी कि जिस एरिया में इन्फेक्शन होगा वहाँ की लिम्फ नोड होगी, स्वेल्ड हो जाएंगी, ठीक है। और क्या होगा, हाइड्रोसिफेलस होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, डैमेज टू द बोन हो जाएगी, जो कि लेटर लीड टू द सैडल नोज इन द बेबी, और जो कि बाद में क्या होता है बेबी में सैडल नोज देखने को मिलेगी, यानी कि उसकी जो नोज होती है वो उभरी हुई थोड़ी सी आगे से नीचे की, मतलब थोड़ी सी एबनॉर्मल हो जाती है। और लीडिंग टू द एक्सेसिव प्रूलेंट डिस्चार्ज, और क्या होगा कि जो लीड करेगा एक्सेसिव प्रूलेंट डिस्चार्ज को, जिसको कि सिफलाइटिक राइनाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ये इसको हो जाएगा एक्सेसिव डिस्चार्ज। और जो प्राइमरी ये जो इसकी स्टेजेस की बात करें अगर सिफिलिस की, तो इसमें क्या होगा, इसकी जो स्टेज होती है, जैसे प्राइमरी स्टेज होगी, सेकेंडरी स्टेज हो गई, लेटेंट स्टेज हो गई, लेट सिफिलिस हो गया, तो ये इसकी स्टेजेज होती हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी सिफिलिस होगी, जो प्राइमरी यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होती है इसकी, इसमें क्या होगा कि द फर्स्ट साइन ऑफ द सिफिलिस इज स्मॉल, हार्ड और
पेनलेस सोर होंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो सिफिलिस में छोटे छोटे से हार्ड और पेनलेस सोर होते हैं। उससे उसको बोलते हैं कांसरे। और ये जो होता है यूजुअली डेवलप होंगे इन द जेनाइटल और वजाइनल एरिया में होंगे। मे हैव ऑन वन और अ फ्यू सोर्स, यानी कि कोई एक भी हो सकता है और कुछ फ्यू सोर्स भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ और सोर्स भी हो सकते हैं जो कि जेनाइटल और वजाइनल एरिया में डेवलप होते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है द लास्ट ऑफ द अबाउट 6 वीक्स, और ये जो होते हैं 6 वीक्स तक लास्ट होते हैं ट्रीटमेंट लेने के मतलब इसको ट्रीटमेंट देने तक का के बाद भी, ठीक है। सेकेंडरी सिफिलिस में क्या होगा कि जो सेकेंड स्टेज होती है इसकी, तो सोर एंड जो इसमें रैशेस होते हैं, सोर एंड रैशेस ऑन द पाम है, जो हैंड की जो पाम होती है वहाँ और बॉटम ऑफ द फीट में देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी सिफिलिस में भी सोर होते हैं जो कि पाम ऑफ द हैंड में और बॉटम ऑफ द फीट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें फीवर भी होगा, और जो लिम्फ नोड होती है वो स्वेल्ड हो जाती है, सोलन हो जाएगी। यानी कि जो लिम्फ नोड होती है वो हमारे, मैंने बताया था आपको, आर ग्लैंड थ्रू आउट द बॉडी हमारी रहती है, यानी कि हमारी बॉडी में हर जगह रहती हैं। लेकिन क्या होता है कि जिससे कि ये क्या करती हैं, हेल्प करती है फाइट इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से फाइट करती है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम का काम करती है, ठीक है। और यूजुअली कांट फील लिम्फ नोड, यानी कि यूजुअली तो ये हमको फील नहीं होती, लेकिन लिम्फ नोड अनलेस दे स्वेल, जब तक कि ये स्वेल ना हो तब तक हमें ये फील नहीं होती है। और स्वेल कब होती है, जब ये इन्फेक्टेड वाला एरिया यहाँ पे इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन पहुँचता है। तो सोर थ्रोट होगा, हेयर लॉस होगा, और क्या होगा, हेडेक भी होता है इसमें, वेट लॉस होता है, और मसल्स जो होती है वो मसल्स एक होगा, फटीक होंगी। फटीक जो होता है थकान जिसे बोलते हैं। और फटीक इज़ द बीइंग रियली टायर्ड एंड हैविंग लिटिल एनर्जी, और ऐसा लगेगा बहुत कम उसको ताकत है और बहुत ज़्यादा थकान इसमें महसूस होगी, ठीक है। और जो लेटेंट सिफिलिस हो गया, इसमें क्या होगा कि इन द स्टेज साइन एंड सिम्टम गो अवे बट स्टिल इन्फेक्टेड, साइन एंड सिम्टम तो देखने को नहीं मिलेंगे, वो दूर हो जाएंगे, लेकिन ये फिर भी इन्फेक्शन इसमें रहेगा, ठीक है। इन्फेक्शन कैन स्टे इन बॉडी फॉर ईयर विदाउट हैविंग एनी साइन और सिम्टम, यानी कि असिम्टोमेटिक होगा, सिम्टम तो देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन इन्फेक्शन इसमें बॉडी में रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेट सिफिलिस में क्या होगा, ये जो होता है इफ़ डोंट गेट ट्रीटमेंट, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो सिफिलिस का, तो साइन और सिम्टम जो होते हैं इसमें देखने को मिलेंगे लेटर इन लाइफ में। इसमें होगा विजन प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि ब्लाइंडनेस होना, डैमेज जो होगा, डैमेज होगा, इंटरनल ऑर्गन भी इसमें डैमेज हो सकते हैं, जिसमें कि हार्ट आ सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दीज अफेक्ट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व को भी इफेक्ट कर सकता है बॉडी में। और मे हैव प्रॉब्लम विथ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है इसमें। और मे हैव नमनेस और पैरालिसिस, जिसमें कि पैरालिसिस हो सकता है, नमनेस हो सकती है। पैरालिसिस तो आपको पता ही है कि कांट फील एंड मूव वन और मोर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसी को पैरालाइज बोलते हैं, जिसमें क्या होता है एक या ज़्यादा पार्ट बॉडी के मूव नहीं करते हैं, यानी कि सेंसलेस हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो ऑल्सो में डेवलप डेमेंशिया की प्रॉब्लम भी इसमें डेवलप हो सकती है, ठीक है। दिस इज़ व्हेन हैव प्रॉब्लम थिंकिंग, इसमें डेमेंशिया में क्या होगा, थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, रिमेम्बरिंग की होगी, कम्युनिकेटिंग की होगी, एंड डूइंग डेली एक्टिविटीज़ में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये डेमेंशिया वाली प्रॉब्लम इसमें होने लगती है, मतलब हो सकती है। इफ़ है प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस है तो वन शॉट ऑफ पेनिसिलिन, तो एक शॉट पेनिसिलिन का देके यूजुअली कैन क्योर एन तो जो इन्फेक्शन होता है यूजुअली उसको मतलब क्योर हो सकता है, ठीक है, ठीक हो सकता है एक डोज से, अगर प्राइमरी है तो। इफ़ हैव लेटेंट और लेट सिफिलिस, लेटेंट है और लेट सिफिलिस है, तो इसमें क्या होगा, नीड देन वन शॉट, तो इसमें क्या होगा, मतलब नीड मोर, यानी कि इसमें वन शॉट से ज़्यादा मतलब डोज देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसका डायग्नोस करें तो सिफिलिस जो होता है इसमें सिफिलिस ऑफन इट्स साइन एंड सिम्टम आर लेस विजिबल इन प्रेग्नेंट वुमेन में साइन एंड सिम्टम देखने को उतना नहीं मिलेंगे, तो सो इट इज़ डायग्नोज बाय द फॉलोइंग सेरोलॉजिकल टेस्ट, तो क्या करना चाहिए, सेरोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू
इसको डायग्नोज करना चाहिए अगर विजिबल नहीं है सिम्टम तो जिसमें कि आ जाता है VDRL टेस्ट हो जाएगा, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट जिसे बोलते हैं फुल फॉर्म इसका। और ये टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव विद 4 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन, जब 4 हफ्ते से इन्फेक्शन है तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और हो गया फ्लोरोसेंट ट्रिपोनोमल एंटीबॉडी अब्जॉर्प्शन टेस्ट भी होता है इसका एक टेस्ट। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक टेस्ट होता है ये, यूज़ फॉर द रिकन्फर्मेशन, यानी कि VDRL अगर पॉजिटिव आ गया तो इसको क्या करेंगे, इफ़ जब VDRL टेस्ट कम बैक पॉजिटिव तो इसको रिकन्फर्मेशन के लिए यानी कि दोबारा से कंफर्म करने के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है, फ्लोरोसेंट ट्रिपोनोमल एंटीबॉडी अब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। द ट्रिपोनोमा पैलेडियम इमोबिलाइजेशन टेस्ट भी होता है एक, ये जो होता है ये भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है रिकन्फर्मेशन टेस्ट, सिफिलिस के रिकन्फर्मेशन के लिए किया जाता है। VDRL टेस्ट ऑफ द हस्बैंड, और हस्बैंड का भी क्या होना चाहिए, VDRL टेस्ट होना चाहिए जो प्रेग्नेंट वुमेन का हस्बैंड है, ठीक है, ताकि वो हस्बैंड से वुमेन को ना पहुँचे। उसके बाद इसका मैनेजमेंट करें तो मैनेजमेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एज सुन एज, जैसे जैसे उसको जल्दी से जल्दी जैसे ही उसको डायग्नोज हो जाता है सिफिलिस का तो जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट उसका करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली, उसको जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें कि पेनिसिलिन इज़ ऑफन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, जो इसमें कि पेनिसिलिन है उसको ट्रीटमेंट के लिए। इफ़ सिफिलिस इज़ इन लेटेंट स्टेज, प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, तो सिंगल डोज 2.4 मिलियन यूनिट ऑफ बेंजाथिन पेनिसिलिन जी इज़ सफिशिएंट। अगर वो सिफिलिस जो होता है लेटेंट स्टेज में है, प्राइमरी स्टेज में है, सेकेंडरी स्टेज में है, तो जो बेंजाथिन पेनिसिलिन जी की सिंगल डोज जो कि 2 इसमें सॉरी पॉइंट नहीं लग पाया, 2.4 मिलियन यूनिट की सफिशिएंट होगी, ठीक है, यानी कि पेनिसिलिन इसका ट्रीटमेंट आप लिख सकते हैं। तो दिस ड्रग इज़ गिवन थ्रू दी IM रूट, तो ये जो होती है IM रूट के थ्रू दिया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर देंगे इसको ड्यूरिंग सेकेंडरी सिफिलिस। अगर सेकेंडरी सिफिलिस में सम डॉक्टर क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि सेकेंड डोज को अ वीक लेटर, यानी कि 1 हफ्ते के बाद वो सेकेंड डोज भी देना प्रेफर करते हैं कुछ डॉक्टर्स, ठीक है। इफ़ ड्यूरेशन ऑफ सिफिलिस इज़ मोर देन 1 ईयर, यानी कि अगर सिफिलिस का ड्यूरेशन जो होता है 1 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो उसे 3 डोजेज देनी होती है 2.5 मिलियन यूनिट की, जो कि होती है बेराथीन पेनिसिलिन की होगी, ठीक है। बेराथीन पेनिसिलिन की उसको 2.4 मिलियन यूनिट की डोज उसको देनी होगी, शुड बी गिवन वीकली, जो कि वीकली उसको देनी होगी, ठीक है। और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वाइल गिविंग जब अगर कोई भी इमरजेंसी में वुमेन को बेंजाथिन पेनिसिलिन जी दिया जा रहा है तो टू कोप अप, उससे कोप करने के लिए, यानी कि कोई भी इमरजेंसी से के मतलब इमरजेंसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, इमरजेंसी ट्रे को शुड बी कैप्ट विथ पेशेंट के पास उसको इमरजेंसी ट्रे रखेंगे ताकि कोई भी इमरजेंसी आने से उसको मिल पाए, ठीक है। और इरिथ्रोमाइसिन टू बी गिवन इफ प्रेग्नेंट वुमेन इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन, तो ये टेस्ट होता है पेनिसिलिन का, तो ये ज़रूरी है टेस्ट करना, अगर ये इससे एलर्जिक है पेशेंट तो उसको एरिथ्रोमाइसिन देना होता है, ठीक है। दिस मेडिसिन जो होती है शुड बी गिवन बाय माउथ, तो ये मेडिसिन जो होती है बाय माउथ देते हैं 500 mg की 4 टाइम अ डे देते हैं, एक दिन में 4 बार, और कैसे देते हैं, फॉर 15 डेज के लिए देते हैं, ठीक है। और इरिथ्रोमाइसिन एसोलेट जो होती है वो शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, उसको एडमिनिस्टर नहीं करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये क्या कॉज कर सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन करेगा जिससे कि जो है लिवर प्रॉब्लम आ जाएगी, लिवर की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और ओनली इरिथ्रोमाइसिन बेस और इरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट शुड बी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो इरिथ्रोमाइसिन होती है या फिर जो इरिथ्रोमाइसिन की बेस होती हैं जिसमें इरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट होती है, ये जो होती है सेफ साइड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को, इसको यूज़ करना चाहिए। और अगर बेबी को अगर ट्रीटमेंट देना है, बेबी अगर पॉजिटिव आ गया तो उसको क्या करना चाहिए, इफ़ द मदर इज़ इन्फेक्टेड विथ सिफिलिस, अगर मदर सिफिलिस से इन्फेक्टेड है तो ट्रीटमेंट ऑफ न्यूबॉर्न
को भी देना होता है, तो उसको न्यूबॉर्न को क्या करेंगे, शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द मदर, मदर से उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। और न्यूबॉर्न शुड बी सीरोलॉजिकल टेस्ट, उसके भी कुछ ब्लड टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सिप्लिस, सिप्लिस की टेस्ट करने के लिए कुछ सीरोलॉजिकली टेस्ट उसके करने पड़ेंगे। इफ़ अ न्यूबॉर्न इज सफिशिएंट फ्रॉम सिप्लिस, अगर न्यूबॉर्न सिप्लिस से सफिशिएंट मतलब है सिप्लिस सॉरी सफरिंग फ्रॉम सिप्लिस, अगर न्यूबॉर्न जो है सफ़र कर रहा है सिप्लिस से, तो इट शुड बी ट्रीटेड विथ पेनिसिलिन, तो उसको भी पेनिसिलिन देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइन है जो कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर बेबी फ्रॉम सिफिलिस, कैसे उसको बेबी को और मदर को उससे प्रिवेंट करना चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप चार्ट इससे थोड़ा समझ सकते हैं। एडवाइस टू पार्टनर ऑफ वुमेन इन्फेक्टेड विथ सिफिलिस, तो जो वुमेन का जो पार्टनर है उसको भी एडवाइस देना चाहिए। तो उसको क्या एडवाइस देंगे, जो वुमेन है इन्फेक्टेड है उस सिफिलिस से, तो उसके पार्टनर को देंगे कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट शुड नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो क्या करना चाहिए, उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग दी ट्रीटमेंट। और इफ़ द हस्बैंड इज हैज़ बीन इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द वुमेन ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ, यानी कि लास्ट 3 मंथ से अगर वुमेन के कॉन्टेक्ट में है हस्बैंड, फिजिकली कॉन्टेक्ट में, तो देन द शुड ऑल्सो अंडरगो वीडियारल टेस्ट, तो उसको भी क्या करना चाहिए, वीडियारल टेस्ट करवाना चाहिए। हस्बैंड शुड बी गिवन द ट्रीटमेंट, अगर वो जो होता है सिफिलिस है उसको, तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट उसको भी ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसका प्रिवेंशन वही है जैसे कि डोंट हैव सेक्स उसको नहीं करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इफ़ डू हैव सेक्स हैव सेफर साइज, जैसे कि हमने आगे पढ़ा था, तो अगर सेक्स होता है दोनों में तो सेफर साइड होना चाहिए, यानी कि हैव अ सेक्स विथ ओनली वन पर्सन, एक ही पर्सन से होना चाहिए। और हु डजंट हैव अदर सेक्स पार्टनर को नहीं लेना चाहिए। इफ़ नॉट श्योर इफ़ पार्टनर हैज़ एन STI, अगर श्योर नहीं है कि पार्टनर STI है या STD है या नहीं है पार्टनर को, तो क्या करना चाहिए, उसका बैरियर मेथड को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए कि बैरियर मेथड इंक्लूड मेल और फीमेल कंडोम एंड डेंटल डैम, ये दोनों चीज़ें कुछ जो बैरियर मेथड होते हैं वो यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि इनके एग्जांपल आप दे सकते हैं, डेंटल डैम जो होता है वो एक स्क्वायर पीस ऑफ रबर होता है जो कि हेल्प करता है और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द STI ड्यूरिंग ओरल सेक्स, तो ये चीज़ है। और गो टू ऑल प्रीनेटल केयर चेकअप्स इवन इफ फीलिंग फाइन, अगर वो फाइन भी फील करती है वुमेन, तो भी उसको प्रीनेटल चेकअप कराने के लिए केयर लेनी चाहिए। मैनी केसेस ऑफ सिफिलिस हैपन इन वुमेन हु डोंट गो गेट रेगुलर प्रीनेटल केयर, बहुत से केसेस में जो सिफिलिस होता है वुमेन को, वो जब केयर रेगुलर प्रीनेटल केयर नहीं करवाती हैं तो भी तब भी उसको कॉज हो सकता है। ठीक है, और इसलिए वो वहाँ पे उसको अपनी केयर प्रॉपर करवानी चाहिए। एट प्रीनेटल केयर चेकअप जो होती है प्रोवाइड आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग दी प्रीनेटल केयर, जब उसको चेकअप होता है प्रीनेटल, तो उससे प्रोवाइडर जो होते हैं कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसको देखते हैं कि वो क्या होती है, मे बी एट रिस्क फॉर सिफिलिस एंड अदर इन्फेक्शन कैन अफेक्ट प्रेगनेंसी, तो वो देखते हैं कि अगर वो कहीं सिफिलिस के रिस्क में तो नहीं है जिससे कि उसकी प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है, या कोई अदर इन्फेक्शन तो नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन उससे इस तरीके से पूछे जाते हैं, प्रोवाइडर उसको प्रीनेटल केयर पे पूछते हैं। ठीक है, इफ़ एट रिस्क फॉर सिफिलिस, अगर वो रिस्क में है सिफिलिस के, तो प्रोवाइडर उसको क्या करते हैं, गिव अ ब्लड टेस्ट टू सी इफ़ हैव द इन्फेक्शन, तो उसके क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे कंफर्मेशन के लिए और फिर उसको ट्रीटमेंट देंगे। गेट टेस्टेड एंड ट्रीटेड, उसको टेस्ट भी कर लेंगे और कर लिया, और अगर वो कर लेते हैं कर लिया, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको ट्रीटमेंट देंगे। इफ़ थिंग में हैव सिफिलिस, अगर उसे सिफिलिस है तो गेट पेशेंट प्रोवाइडर राइट वे, यानी कि सही तरीके से उसको प्रॉपर जो भी ट्रीटमेंट देना है, ही कैन टेस्टेड फॉर सिफिलिस एंड बिगन ट्रीटमेंट इफ़ इन्फेक्टेड, अगर वुमेन इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो टेस्टेड सिफिलिस का उसको देना होता है। ठीक है, और क्या होगा, द सूनर पेशेंट ट्रीटेड द लेस लाइकली एंड बेबी जो होता है आर टू हैव कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है कि जब
पेशेंट जो होती है वो उसको जल्दी से जल्दी, अगर टेस्ट स्टार्ट मतलब डायग्नोज में पता चल गया कि सिफिलिस है, तो जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो लेस लाइकली जो कि बेबी के लिए जो होता है वो रिस्क कम होगा आर टू हैव कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है उससे बेबी को कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। उससे प्रिवेंट करने के लिए जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। आस्क पार्टनर टू गेट टेस्ट एंड ट्रीटेड फॉर द सिफिलिस, पार्टनर को भी सिफिलिस के लिए टेस्ट करवाना चाहिए। इट गेट ट्रीटेड सिफिलिस वुमेन लॉन्गर इन्फेक्शन, तो इफ गेट ट्रीटेड फॉर सिफिलिस वुमेन लॉन्गर इन्फेक्टेड, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि जो वुमेन होती है अगर वो इन्फेक्टेड है, इफ़ गेट ट्रीटेड फॉर सिफिलिस, तो उसको क्या होना चाहिए, सिफिलिस का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है। और बट पार्टनर इज़ इन्फेक्टेड, अगर इफ़ पार्टनर इज़ इन्फेक्टेड, अगर पार्टनर इन्फेक्टेड है, वुमेन गेट इन्फेक्टेड अगेन, तो वो वुमेन जो होती है अगेन क्या हो सकती है, इन्फेक्टेड हो सकती है। तो दिस इज कॉल्ड द री इन्फेक्शन, तो इसको क्या करते हैं, कहते हैं री इन्फेक्शन कहते हैं। आस्क पार्टनर टू गेट टेस्टेड एंड ट्रीटेड, तो इसलिए जो होता है पार्टनर को भी टेस्ट करवाना चाहिए और ट्रीट करवाना चाहिए टू अगर वो पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड री इन्फेक्शन, जिससे कि इन्फेक्शन से वो क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके। तो ताकि इसी तरीके से मैं नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करती रहूं और आप उससे बेनिफिट लेते रहें। तो आपका लाइक और आपके कमेंट मोटिवेट कर सकते हैं, मगर आप भूल जाते हैं। तो अगर थोड़ा भी आपको पसंद आया हो और आपको लगता है कुछ बेनिफिट है, तो लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में।